मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी का सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस जारी किया गया है उसकी हम लोग आज बात करेंगे। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी में भी अब सामान्य ज्ञान को ऐड कर दिया है। यानी पहले जो पेपर होता था जिसमें 120 प्रश्न हुआ करते थे, वो सभी 120 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होते थे। जो जिस विषय का अभ्यर्थी होता था उसी विषय से संबंधित उसके 120 प्रश्न होते थे। अब प्रश्न पत्र दो पार्ट में होगा, एक सामान्य ज्ञान का पार्ट होगा, दूसरा विषय से संबंधित पार्ट होगा। सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे और विषय से संबंधित 90 प्रश्न होंगे। दूसरा बड़ा बदलाव आयोग द्वारा यह किया गया है कि अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को भी लागू किया गया है। निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, जो कि एक अच्छा खासा प्रभाव डालेगी। निगेटिव मार्किंग के विषय में आप जानते हैं, हालांकि यह जो जीएस जोड़ा गया है यह भी आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाती है उसमें पहले से जीएस होता था। तो लगभग उसी पैटर्न पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी जीएस को जोड़ दिया है, यानी सामान्य ज्ञान के नाम से इसे जोड़ा गया है। अब इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का सिलेबस तो महासागर है, लेकिन उसने जो सिलेबस जारी किया है, जिन जिन चीज़ों को मेंशन किया है उसी पे फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सामान्य ज्ञान के चक्कर में अपने विषय को कम महत्व दें और उसका नुकसान हो जाए। अब सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस जारी किया गया उसमें 3 इकाई बताई गई है। 30 प्रश्न होंगे, 3 इकाई का सिलेबस है, यानी प्रत्येक इकाई से लगभग 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह मेंशन नहीं किया गया है कि एक इकाई से 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक इकाई से 10 प्रश्न होंगे, किसी इकाई से कम भी होंगे, किसी इकाई से 2-3 प्रश्न अधिक होंगे। पहली इकाई बताई गई है समसामयिकी। समसामयिकी में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो कि आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, तो पूरा करंट अफेयर्स आपको देखना है। फिर चर्चित व्यक्तित्व और खेल, वो सब करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा। तो करंट अफेयर्स के 7-8 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न इसके नहीं रहेंगे। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 7-8 प्रश्न करंट अफेयर्स से होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी कुछ करंट प्रश्न होंगे, तो वो उस टॉपिक से जोड़े जाएंगे, क्योंकि उसका मेंशन सिलेबस में किया गया है। तो यहाँ से 6 से 7 प्रश्न होंगे इस पर पहली इकाई से। दूसरी इकाई में बताया गया है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। इसकी हेडिंग है भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। अब भारतीय इतिहास में क्या पूछा जाएगा, तो भारतीय इतिहास में जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, वो भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विशेष रूप से मेंशन किया गया है, यानी फोकस पूरा इतिहास का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर होगा। लेकिन आयोग सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन पर ही खुद को समेट कर नहीं रखा है, बल्कि उसने एक शब्दावली और उसके पहले जोड़ी है भारतीय इतिहास। यानी इस भारतीय इतिहास जो मेंशन किया गया है, इसमें पूरा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास भी समाहित होगा। लेकिन अब पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ें, पूरा मध्यकालीन पढ़ें, फिर स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ें, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ें, तो ये अपने आप में एक लंबा सिलेबस हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है इतना सब पढ़ना। तो भारतीय इतिहास जो शब्दावली है उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न होंगे। यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का जो भारतीय इतिहास है उसका एक मोटा मोटी ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास रहता भी है। प्राचीन इतिहास में जो मुख्य मुख्य वंश हैं,
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, दक्षिण के चोल हैं, चालुक्य हैं, पल्लव हैं। तो इन वंशों की सामान्य जानकारी, यानी इन वंशों के संस्थापक कौन है, इन वंशों के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था। साथ में कुछ आंदोलन, जैसे प्राचीन भारत में जो सुधार आंदोलन चले थे, महात्मा बुद्ध और महावीर। वैसे ही मध्यकाल में सल्तनत कालीन जो सुल्तान है और मुगल कालीन जो बादशाह है, उनका एक क्रम ध्यान रहे। और साथ में जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान और बादशाह रहे हैं, उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित कृत्य रहे हैं, उनका ध्यान रहे। साथ में कल्चर, प्राचीन इतिहास का और मध्यकालीन इतिहास का जो कल्चर है, विशेषकर स्थापत्य है, संगीत है, और जो भक्ति आंदोलन है, समाज सुधार के जो आंदोलन है, इनका एक मोटा मोटी ज्ञान रहे। क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, वो बहुत अंदर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो आप ये मान के चलिए कि कोई नहीं करेगा, और वह प्रश्न आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि जो भी करेगा तुक्का से करेगा, और तुक्का से भी नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो अब वो जो आप करते थे, हम लोग करते थे, वो अब नहीं होगा। तो वैसे प्रश्न अगर आएंगे बहुत अंदर से, तो वो उससे मेरिट बनने बिगड़नी नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कहाँ से देखा जाएगा? इसके पहले चयन आयोग ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस जारी किया है, उसमें वो मेंशन किया गया है 1857 से 1950। 1857 से 1950 उसमें मेंशन किया गया है। तो स्वतंत्रता आंदोलन को भी 1857 से 1950 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले का जो आधुनिक भारत है, इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, या फिर जो सहायक संधियां हैं बेलजिली की, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है डलहौजी का, या कार्नवालिस के कुछ सुधार हैं। तो इन प्रमुख चीज़ों को भी जानते रहा जाएगा। और साथ में सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो 1857 से 1950 के बीच करना है। तो ये तो इतिहास का सिलेबस है। दूसरा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पूरा संविधान, पूरी राज्य व्यवस्था को पढ़ना संभव नहीं है। तो इसमें आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है वो आपका मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वायत्त शासन, फिर कुछ आयोग जैसे लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, इन पे फोकस करना है। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग। तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोगों को यह भी देखना है। और साथ में इसमें दो चीज़ें जोड़ी गई हैं, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास में क्या है, जैसे आर्टिकल 21A, 45, आर्टिकल 51A के, फिर इससे संबंधित जो संशोधन है, इससे संबंधित जो वाद है, जैसे मोहनी जैनवाद है या उन्नीकृष्णवाद है। विधिक जो विकास है उसमें यूजीसी एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इन 3 एक्टों पे विशेष फोकस करना है। और साथ में जो आयोग बने हैं, हालांकि उसको आधुनिक भारत का जब राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग देखेंगे तो उसी के साथ उसको भी देख लें। जो भी अब तक शिक्षा संबंधी जो आयोग बने हैं, उन आयोगों को भी
जानना आवश्यक होगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अमूमन करंट बेस्ड प्रश्न होते हैं, करंट पे आधारित प्रश्न होते हैं, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें गरीबी, बेरोजगारी, योजनाएं और बैंकिंग, ये बैंकिंग साथ साथ बजट की जो शब्दावलियाँ हैं इसको ध्यान में रख लिया जाए तो अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। फिर भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या, जनसंख्या को अलग से मेंशन किया गया है। तो जब भी एग्जाम होगा, अगर 2027 वाली जो जनगणना रिपोर्ट है आ जाएगी तब ठीक है, नहीं आएगी तो 2011 की जनगणना तैयार होनी चाहिए। भारत का सामान्य भूगोल। अब भारत के सामान्य भूगोल में जो भी भौगोलिक क्षेत्रों में जो बांटा गया है, साथ में जो कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, बंदरगाह है, झीलें हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तीसरा जो इकाई है वो बताया गया है सामान्य विज्ञान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तीसरी इकाई को जिस नाम से मेंशन किया गया है वो किया गया है सामान्य विज्ञान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान दृश्यात्मक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। सामान्य विज्ञान यानी करंट से संबंधित जो साइंस एंड टेक की चीज़ें हैं वो इसमें समाहित हो जाएंगी। तो करंट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो उसमें साइंस एंड टेक तो कवर ही होगा। तो पहली जो इकाई समसामयिक बताई गई है उसी में इसको भी शामिल कर लें। फिर दूसरा बताया गया मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, विटामिन, खनिज, रोग, हार्मोन्स, एंजाइम्स, यानी कुल मिला के जीव विज्ञान। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जीव विज्ञान को फोकस करना है। और जीव विज्ञान में भी कौन सी चीज़ें फोकस करनी है, तो मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता, विटामिन, खनिज, रोग, हार्मोन्स और एंजाइम्स। फिर अगला टॉपिक है कंप्यूटर एंड इंटरनेट शब्दावली, कंप्यूटर एंड इंटरनेट शब्दावली। फिर आईसीटी के अनुप्रयोग, आईसीटी के अनुप्रयोग की बात कही गई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। और अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में जो विकास हुआ यानी करंट से संबंधित जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में जो चीज़ें हैं, कोई नया ऐप आया है या कुछ नया शिक्षा के संदर्भ में टेक्नोलॉजी से संबंधित हुआ है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। यही सिलेबस है। अब इस सिलेबस को देखकर बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे आप अवॉइड भी नहीं करेंगे क्योंकि 30 प्रश्न का सवाल है और प्रत्येक प्रश्न का मूल्य या वैल्यू उतनी ही है जितने आपके विषय के प्रश्न का है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब जो मानविकी विषय से संबंधित अभ्यर्थी हैं और जो विज्ञान विषय से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए इस सामान्य ज्ञान का महत्व अलग अलग हो जाता है, क्योंकि जो मानविकी विषय के अभ्यर्थी हैं वो इसमें से आधी चीज़ें वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके विषय से संबंधित है, तो उनको बहुत इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी हैं, विशेषकर जो लोग टीचिंग क्षेत्र से संबंधित हैं, वो सामान्य ज्ञान पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती उनको। हालांकि आयोग की परीक्षाएं, जब लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दे रहे हैं तब तो सामान्य ज्ञान अब सब पढ़ने ही लगे हैं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण यह है कि अगर मान लीजिए आप विषय के प्रश्न को मेहनत करके 5 प्रश्न आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो विषय से संबंधित 5 प्रश्न को बढ़ाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी विषय में, और सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न सही करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका एक आकलन आप लोग स्वयं कर लें। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप विषय में 5 प्रश्न जो बढ़ाएंगे उसके लिए आपको
अगर 10 घंटे देना पड़ रहा है तो जीएस के 5 प्रश्न सही करने में आपको 3 घंटे देने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विषय को छोड़ दीजिए, विषय मत पढ़िए। विषय जो आपका तैयार है, जितना तैयार है उतना तैयार रखिए, उसको रिवाइज करिए। अगर परीक्षा जल्दी हो जाती है तब तो ठीक है, अगर थोड़ा देर होता है तब आपको भरपूर मौका मिल जाएगा दोनों को ढंग से तैयार करने का। लेकिन अगर जल्दी होता है तब की रणनीति ये होगी कि विषय आपका जितना तैयार है, जितना पहले आप करते थे उससे कम ना हो, ये इस बात का ध्यान रखा जाए। और थोड़ा सा जीएस, क्योंकि जीएस विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी जीएस बहुत करते नहीं, तो वहाँ अगर 10, 12, 15 प्रश्न अगर किसी ने कर लिया तो बहुत कर लिया, और थोड़ा सा मेहनत करके आप उसे 20 कर सकते हैं। तो इस तरह की रणनीति विज्ञान वर्ग के लोगों को अपनानी चाहिए, और कमोबेश मानविकी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए कि जीएस को हम चढ़ा लें, विषय हमारा जहाँ है वहाँ रहे। ऐसा ना हो कि जीएस चढ़ाने के चक्कर में हमारा विषय नीचे आ जाए। तो अपने विषय को स्थिर रखते हुए जीएस का जो पोर्शन है, सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, जीके का जो पोर्शन है, उसमें एक लीड मिल जाए तो उसका लाभ मेरिट में आपको मिलेगा। अब परीक्षा की डेट कैसे आती है उस हिसाब से इसको पढ़ने की हम लोग रणनीति भी बनाएंगे कि इस सिलेबस को कैसे हम लोग कवर करें, और किस किस टॉपिक पे। जो 3 इकाइयाँ हमने बताई, तो 3 इकाइयों में 10-10 प्रश्न सभी इकाई से संबंधित होंगे ऐसा अनुमान है। लेकिन जो पहली इकाई है 6-7 प्रश्न उससे होंगे, जो दूसरी इकाई है उससे लगभग 12-13 प्रश्न होंगे, और जो तीसरी इकाई है उससे लगभग 8 प्रश्न, 9 प्रश्न होंगे। इसमें 2-3 प्रश्न करंट के भी होंगे, जिसे हम करंट में जोड़ लें तो वो करंट भी 10-11 प्रश्न हो जाएगा, और दूसरी इकाई 12-13 प्रश्न है ही। फिर जो शेष है वो तीसरी इकाई है। तो मेरा अनुमान यही है, और अब ईश्वर करें कि आयोग को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और पेपर को थोड़ा टफ बनाए, क्योंकि पेपर जब टफ बनेगा तो उसमें पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक रणनीति के तहत मेहनत कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। अन्यथा जब पेपर सामान्य बन जाता है तो फिर भाई ढाक के 3-5 सभी एक ही तल में आ जाते हैं। आपने ज़्यादा मेहनत किया है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका लाभ आपको जब जनरल पेपर बनता है तो उसमें नहीं मिल पाता है। तो आयोग एक टफ पेपर बनाए, क्योंकि जो मेरिट, जैसे पिछले परीक्षाओं में जो मेरिट गई है उस तरह की मेरिट तो अब नहीं जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, उसका प्रैक्टिस करना है कि हम लालच में ना आए, ज़्यादा लालच में ना आए। थोड़ा बहुत लालच नेगेटिव मार्किंग में भी चलता है, जहाँ हम सिर्फ 2 विकल्पों पे असमंजस में हैं वहाँ हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जहाँ चारों के चारों विकल्प अननोन है हमारे लिए, अब वहाँ हम अगर रिस्क ले रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो वो सारी बातें हम लोग फिर करेंगे, डेट आ जाए, डेट का इंतज़ार है, और फिर हम लोग एक रणनीति के तहत इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। धन्यवाद।